Good morning, beta. Good morning, all of you. Now sound is okay. Everything is fine. We are live now. कुछ तो बोलो, जुबान तो खोलो, कुछ तो बता। आ जाओ जी पाजी। अब साउंड वगैरह ओके है बेटा। वो मैं स्टाफ से बात कर रहा था, आपसे नहीं कर रहा था, इसलिए साउंड ऑफ थी। अब साउंड ऑन है मेरे दोस्त। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा खाने, राम राम। तो आप सभी का स्वागत है आपकी मस्ती भरी पाठशाला में। और मेरे दोस्त, मुझे ये बता दें, हम क्या पढ़ रहे थे। जहां तक मेरा अंदाजा है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन एज किया था। एम आई राइट? हाँ जी पाजी, रिलेटिव प्रोनाउन एज किया था। पक्का सही कह रहा हूं मैं? व्हाट और दैट भी कर लिया था। ओके सर। तो व्हाट और दैट भी हमने समझ लिया था। सही कह रहा हूं सर। अब उसके आगे की बातचीत को जरा समझते हैं सर। देखिएगा बेटा, तीन ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर लेते हैं। जैसे था बेटा व्हाट, ऐसे ही एक होता है व्हेन, ऐसे ही एक होता है वेयर, और ऐसे ही एक होता है हाउ। बच्चा पार्टी, ये तीनों के तीनों ऐसे, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो कंजंक्शन होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम, ठीक है, करते हैं। ये तीन रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे आपके पास आएंगे बेटा। व्हाट मैंने समझा ही दिया था, व्हेन वेयर हाउ एक बार देख लेते हैं, ठीक है? या चलो कोई नहीं। आई नो व्हाट ही बॉट। बेटा अगर मैं ये लिख रहा हूं मुझे मालूम है उसने क्या खरीदा था, तो मैंने ये नहीं बताया उसने क्या खरीदा था, बस मैंने ये बता दिया, ठीक है? आई नो व्हाट ही बॉट, मुझे मालूम है क्या उसने खरीदा था। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ और ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। बेटा अगर मैं ये बोल दूं आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन दे केम, मुझे वो समय पता है जब वो आए थे। तो बेटा समय को कौन दिखा रहा है? व्हेन। और दोनों बातों को कौन जोड़ रहा है बेटा? व्हेन। तो व्हेन अपने आप में क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। साथ साथ कॉपी करते चलना बेटा, ठीक है? साथ साथ कॉपी करते चलेंगे। डन, वेरी गुड। आगे देखिए बच्चे, इसीलिए अगर मैं ये बोल दूं आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर दे वेंट, वेयर दे वेंट, मुझे वो जगह मालूम है जहां वो गए थे। तो बच्चा पार्टी आप देख रहे हैं, यहां पर बेटा आपने वेन देखा, यहां पर पुत्र आपने वेयर देखा, और यहां पर बच्चे आपने व्हाट देखा, जो अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होने लग रहे हैं। देख पा रहे हो? आगे सुनिएगा, अगर मैं ये बोल दूं बेटा आई नो द मैनर, आई नो द मैनर, मुझे वो तरीका मालूम, आई नो द मैनर हाउ यू कैन डू दिस वर्क, हाउ यू कैन डू दिस वर्क, कैसे तुम इस काम को कर सकते हो, मुझे वो तरीका मालूम है। तो बच्चा पार्टी यहां पर आपका हाउ कनेक्ट हो गया। देखो बेटा, कोई भी काम आप कैसे करोगे वो मैनर होता है, किसी की जगह बताने के लिए वेयर यूज होता है, और बेटा टाइम बताने के लिए व्हेन यूज होता है। तो इस तरीके से इनका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह आप यूज कर सकते हैं बेटा, और ये एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेहद आसान थे ना? तो इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके काम आएगा कि ये चारों सेंटेंसेस कैसे रिलेट हुए हैं। बेटा मैनर को दिखाता है, ये प्लेस को दिखाता है, पुत्र ये टाइम को दिखाता है। तो ऐसे ही आपको ये एग्जाम में दिखेंगे। तो इनमें एरर मत निकालना, ये नो एरर होंगे, ठीक है? समझ आती है बात? चलो चुटकुमिया कॉपी करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आगे की वार्तालाप करते हैं। तो पुत्र जी ये थी समाप्ति रिलेटिव प्रोनाउन की, ठीक है? करो कॉपी करो। डन है? बहुत अच्छे बच्चे। अब पता है क्या करोगे? कुछ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है, ठीक है?
जो रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेट करते हैं। कॉपी हो गया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। अब तबीयत ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउंस। बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं उनको आपको करा देता हूं, तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा। कॉन्सेप्ट, अच्छा बेटा ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं करा रहा हूं, ये किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं है बेटा, ये किसी एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नहीं है, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए कॉन्सेप्ट्स हैं जो सब पर लागू होते हैं। पुत्र आपने एक प्यारी सी बात देखी होगी, पहले ही देखिएगा, कि जो एंटीसीडेंट होता है बेटा वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। उसी के लिए इस एंटीसीडेंट के लिए ऐसे ही कॉपी करेंगे बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो हमने देखा ना, हां, और एक प्यारी सी बात हमने ये देखी थी बेटा कि ये इसके जस्ट आफ्टर आता है। कहां आता है बेटा, जस्ट आफ्टर, याद आया, वो इसके जस्ट आफ्टर तुरंत बाद आता है, और जो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे सुनिएगा बेटा, सबका कॉपी हो चुका है जो टाइम पे आए थे, लेट मत हुआ करो छुटकू। देखो बेटा, अगर आप ये बोल रहे हो ये आ गया, हां, कई बार बेटा आपको एंटीसीडेंट में वन ऑफ के बाद आपको यहां पर प्लूरल नाउन, ठीक है, या प्रोनाउन दिख जाएगा, तो बेटा इसी के लिए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, इसी के लिए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना, इसी के लिए, ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ना बेटा। डन, चलो समझते हैं एक बार इस बात को। अगर मैं ये कहता हूं दीज आर द स्टूडेंट्स, these are the students who always help the poor। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा गरीब लोगों की मदद करते हैं। बेटा बताओ हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा, हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? बताओ बेटा, हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा? देखो बेटा, हमेशा वर्ब में याद रखिएगा, जब वर्ब पर एस लगता है तो वो सिंगुलर होती है बेटा, प्लूरल नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इस हेल्प को देखूं तो ये प्लूरल वर्ब है बेटा, तो हमने देखा यहां स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो हु ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे वहां हेल्प लगाना चाहिए। अब पेपर में एक बार एरर दिया बेटा, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टीम। बेटा एक बार पेपर में ये एरर आया, मतलब जो कि नो एरर था, बच्चों ने सोचा इसमें गलती है। बताओ बेटा ये एरर नो एरर? बताओ बेटा। वेरी गुड, नो एरर। कैसे बेटा लिखा है, ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए बेटा हो आया, तो प्लेयर्स क्या प्लूरल, तो बात इस वन की नहीं हो रही बेटा। मैंने आपको कहा रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बाद आएगा वो उसी के लिए यूज होगा, जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा एंटीसीडेंट उसी का होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन वहां किसके बाद है? रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर अपने आप में एंटीसीडेंट प्लेयर्स के बाद है, तो ये प्लूरल और ये प्लूरल यहां पर सही हुआ, तो ये नो एरर था बेटा। करो कॉपी। साहिल इसको दोबारा कर, और लाइट गई और आई है ना तब। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी है।
तो ये कॉन्सेप्ट हुआ जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता था बच्चे। अब अगले कॉन्सेप्ट को एक बार रिलेटिव प्रोनाउन के ध्यान से समझिएगा। कॉपी साथ साथ रखिएगा पुत्र, क्योंकि सफिशिएंट टाइम मिलता है आपको, साथ साथ कॉपी कीजिए। करिए, आ रही है ठंडी? अब आने लग गई। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट देखो। अगले कॉन्सेप्ट को ध्यान से फिर से समझिएगा। बेटा एक समस्या होती है कई बार, वो समस्या क्या है देखिएगा बच्चे। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो कई दफा क्या होता है, आपको अपोस्ट्रोफे एस का मतलब समझना है। अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, जिसको हम अपोस्ट्रोफे का साइन ऐसे बना देते हैं और अपोस्ट्रोफे एस लिख देते हैं। इसका यूज आपको रिलेटिव प्रोनाउन के केस में बेहद ध्यान से समझना है। क्या ध्यान से समझना है, जरा ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, डन बेटा। देखो, अगर मैं ये कहता हूं दिस इज रमन्स कार हु इज रानीज बेस्ट फ्रेंड। बच्चा पार्टी ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें रिलेटिव क्लॉज ये है भाई। इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये है, व्हाइट से बना देता हूं मैं, ये रिलेटिव क्लॉज है इसमें बेटा। ठीक है, सो दिस इज रमन्स कार हु इज रानीज बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्या बना ये, दिस इज रमन्स कार हु इज रानीज बेस्ट फ्रेंड। ये रमन की गाड़ी है जो रानी का बेस्ट फ्रेंड है, जो रानी का बेस्ट फ्रेंड है। बात समझ में आती है? तो अब गड़बड़ क्या है बेटा, यार इसका एंटीसीडेंट तो कार लिखा हुआ है पुत्र, बट वो रानी का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कार थोड़ी ना है, रानी का बेस्ट फ्रेंड तो रमन है, बट बेटा लिखा तो वहां कार हुआ है। तो क्या इसका और कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। आप इसको उठा के तो यहां नहीं लिख सकते रमन के बाद, कि मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन उसी के बाद आएगा, एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगा, ये मैंने पढ़ा रखा है बेटा। बट अगर उसको मैं उसके तुरंत बाद लिख दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चे। तो अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसको हम कैसे टैकल करें? उसको टैकल करने का एक ही तरीका है कि आप इसको घुमा दो। इसको तो शिफ्ट नहीं कर पा रहे बेटा, अपोस्ट्रोफी एस के यहां लगाओगे ऊपर, गलत है। तो आप किसको करो, रमन्स कार को आप घुमा दो। जब आप रमन्स कार को घुमाएंगे तो एरर पेपर में यहां माना जाएगा। कहां माना जाएगा बेटा? रमन्स कार में आप एरर मानोगे और आप इसको लिख दोगे घुमा के। आप इसको लिख दोगे बेटा घुमा के। कैसे? द कार ऑफ रमन, है ना। देखो, जिससे मीनिंग भी सेम रहा और बेटा रमन बाद में आ गया। सो मैंने बोला दिस इज द कार ऑफ रमन, दिस इज द कार ऑफ रमन, और इसके बाद यहां पर आपने हु को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया। देखो बिल्कुल मामला सुधर गया। इसको कई बार बच्चा रट लेता है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप रट के बिल्कुल भी मत चलिएगा, आप चीजों को लॉजिकल समझिएगा। देखो, अगर पेपर में पुत्र ऐसे आ जाए दिस इज रमन्स कार, है ना बेटा, दिस इज रमन्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। बेटा ये गाड़ी तो रमन की है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। पुत्र इसमें क्या देख पा रहे हैं आप? दिस इज रमन्स कार विच आई वॉन्ट टू बाय। ये रमन की कार है जो मैं खरीदना चाहता हूं। बच्चे ये जो विच है अब कार के लिए आया है तो तुरंत कार के बाद ही लिखा है, तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चे वो ये है। तो क्या तुम रमन को खरीदना चाहते हो? रमन की गाड़ी को, रमन की गाड़ी को, गाड़ी के बाद ही वो रिलेटिव क्लॉज लिखी हुई है। तो मुझे बताओ बेटा ये एरर या नो एरर? ये नो एरर हुआ। तो पुत्र रटना मत कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपोस्ट्रोफ एस आ सकता है, नहीं आ सकता है। लॉजिक सोचिएगा। अगर आपका लॉजिक कहता है कि इसका एंटीसीडेंट गलत है, घुमाना पड़े, तो एरर होगा। अगर बेटा उसका एंटीसीडेंट सही जगह है, घुमाना नहीं पड़ रहा है, तो पुत्र वो नो एरर होगा। इसलिए मैं कहता हूं रट्टू तोते मत बनो, कॉन्सेप्ट्स को समझो। मजा आया पुत्र? कॉपी करो, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और कमेंट्स में आपकी देख पा रहा हूं। कैमरे, एक बच्चे कह रहे सर कैमरे में भी देख के पढ़ा दो,
फिर आप कमेंट्स देखते रहते हैं। बेटा मैं कैमरे में देख के पढ़ाऊंगा ना तो गलती पता है क्या हो जाती है, फिर मेरे कमेंट्स पे ध्यान नहीं जाएगा। अब हमारे पास कैमरा होता है यहाँ और कमेंट्स होती है स्क्रीन पे, इसलिए मैं यूं देखता हूं हमेशा कि कोई कमेंट्स ना मिस हो। कमेंट से ही एजम्पशन ली जाती है जैसे कि आप सामने ही बैठे हो। ठीक है बेटा, वेरी गुड, करो कॉपी। डन जी। कह रहा है द कार ऑफ रमन क्यों नहीं होगा? बेटा रमन पीछे थोड़ा ना चाहिए, खरीदना विच कार के लिए या कार के बाद लिखा है, क्या दिक्कत है? आओ जी पुत्र, अगले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। बेटा जी अब फिर से एक सवाल, देखो सारे मुद्दे खड़े एंटीसीडेंट पे ही हो रहे हैं बेटा, सारे मुद्दे खड़े एंटीसीडेंट पर ही हो रहे हैं बेटा। एंटीसीडेंट की जगह क्या क्या आ सकता है? देखो पहला कॉन्सेप्ट भी इसी के रिगार्डिंग था बेटा कि एंटीसीडेंट को ध्यान में रखना है, फिर दूसरा भी यही है कि एंटीसीडेंट में अपोस्ट्रोफे एस कैसे आएगा, और बेटा तीसरा भी एंटीसीडेंट के रिगार्डिंग ही हमारा टॉपिक है। पुत्र पता है क्या कई बार क्या होता है बेटा, एंटीसीडेंट में एक नाउन गिवन करेगा, फिर उसके बाद प्रेपोजिशन दे देगा, और फिर उसके बाद एक और नाउन दे देगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। बट बेटा होगा क्या ना, ये जो बात है, हाँ मेरे बच्चे, इसमें जो ये नाउन होगा ना, हाँ ये मेन नाउन होगा, ऐसे ही कॉपी करना है पुत्र जी, वेरी गुड। और बेटा अगर ये मेन नाउन होगा तो ये इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, ये इसकी क्या होगी बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, वेरी गुड। और बच्चे आपको पता है कि जो नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है पुत्र वो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगी, तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है बेटा ये किसका काम कर लेगी, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर लेगी, क्योंकि पुत्र मैंने आपको समझा रखा है प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट और दोनों मिलकर क्या काम कर लेते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर लेते हैं। समझ में आया? चलो आगे देखो, तो जब ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी, ठीक है, जब ये एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी तो इसके बाद आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा ना बेटा, वो आप कई बार देखते हैं कि वो अपने इस मेन नाउन के लिए आ रहा होगा। ये क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर मेन नाउन। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा बेटा ये किसके लिए आ रहा होगा, मेन नाउन के लिए आ रहा होगा, जो कि अपने आप में सही होगा। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और बेटा इसके साथ आगे की जो बात आएगी, ये मिलकर, मुझे बताए मेरा बच्चा, मिलकर ये क्या बनाएगी? आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर अपने आप में रिलेटिव क्लॉज बनाएगी, वेरी गुड, हाँ जी। और बेटा रिलेटिव क्लॉज भी अपने आप में क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है। बेटा ये बात भी मानते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी अपने आप में क्या होती है, एडजेक्टिव क्लॉज ही होती है, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए, तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है और ये एडजेक्टिव फ्रेज है, मानते हो बेटा बात को? और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आने लग रहा है, रिलेटिव क्लॉज बनेगी जो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ऐसे में क्या होता है मित्र, वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव प्रोनाउन तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आती है, भाई रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि रिलेटिव क्लॉज जो है वो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आती है। इसमें ऐसा नहीं होगा, वो खिसक जाएगी। क्यों खिसकेगी? देखो बच्चे, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री which my father bought yesterday।
मेरे पास हिस्ट्री की किताबें हैं जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। बेटा ये सेंटेंस एक एग्जाम में आया, ध्यान से सुनिए बेटा। इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है आपको तुरंत समझ में आएगा, विच माई फादर बॉट यस्टरडे। बेटा अपने आप में ये रिलेटिव क्लॉज है, मानते हो बात को? बेटा अपने आप में ये रिलेटिव क्लॉज है। तो जो ये रिलेटिव क्लॉज बनने लग रही है बेटा, ये अपने आप में क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। तो जो ये रिलेटिव क्लॉज यहां पर बनने लग रही है, इसके बारे में एक प्यारी सी खासियत ये समझ आती है, ये किसके लिए आई है? बेटा आपके पिताजी ने हिस्ट्री खरीदी है, हिस्ट्री नहीं खरीदी, किताबें खरीदी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस, इसको हटाऊं तो ऐसे दिख रहा है ना बेटा, आई हैव द बुक्स विच माई फादर बॉट यस्टरडे। और वो किताबें भी किसकी है बेटा? हिस्ट्री की। अब देखो, इससे पहले जो ये प्रेपोजिशन आई और इस प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर इन दोनों को मैं मिलकर देखूं बेटा, इन दोनों को मिलकर देखूं तो ये भी इस मेन नाउन के लिए है। ये क्या है बेटा? मेन नाउन। और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो बेटा ये क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज है ना भाई। किताबें हैं बेटा, किसकी हैं? हिस्ट्री की किताबें हैं सर, किताबों के लिए आ रहा बेटा, तो एडजेक्टिव हुआ। और मेरे पुत्र ये भी अपने आप में क्या है सर? ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज भी, ये आप देखो बेटा, पापा ने कल क्या खरीदी? किताबें खरीदी। तो अब पता है पेपर में समस्या क्या है? अब सवाल ये उठता है, सर ये विच हिस्ट्री के लिए नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया बेटा? कि सर एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये विच हिस्ट्री के लिए आया होगा। नहीं पुत्र, आपको पूरे मीनिंग को देखना होगा। जब आप मीनिंग को देखेंगे तो क्या पापा हिस्ट्री खरीद के लाए थे कल? इतिहास खरीद लेंगे पापा? किताब खरीद के लाए हैं इतिहास की, इतिहास की किताबें खरीद के लाएंगे। तो हमने देखा ये विच किसके लिए आया बेटा? बुक्स के लिए आया है, ये हिस्ट्री के लिए नहीं आया। तो अब फिर वो कॉन्सेप्ट लगा कि भाई मेरी रिलेटिव क्लॉज तो अपने एंटीसीडेंट के तुरंत बाद आएगी। तो हमने सोचा ये विच माई फादर बोट यस्टरडे, ये तो बुक्स के बाद होना चाहिए, तो इसको बुक्स के बाद लिखो। बट बेटा बातचीत ये है, अगर मैं इसको बुक्स के बाद लिख दूंगा तो मुझे ऑफ हिस्ट्री को पीछे फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं ऑफ हिस्ट्री को पीछे फेंकूंगा तो सोचो कितना ऑकवर्ड लगेगा। यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री, यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री, कैसे लिखना लॉजिकल होगा? यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री। तो ये बात यहां से अगर मैं उठा के पीछे ट्रांसफर करूंगा तो ऐसा नहीं दिखेगा बेटा। आई हैव द बुक्स विच माई फादर बॉट यस्टरडे ऑफ हिस्ट्री, नॉनसेंस बन गया ना। इसका मतलब ये चीज यहां लिखी भी सही है, इसको मैं पीछे शिफ्ट नहीं कर सकता। तो क्या किया जाए? ऐसे ही लिखा रहने दो, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही हुआ? देखो बेटा है क्या ना, अब ये जो नाउन है ये दो एडजेक्टिव का मालिक है। एक कह रहा है ये भी मेरा एडजेक्टिव, और कह रहा है वो भी मेरा एडजेक्टिव। तो बेटा इस नाउन के बाद कितने एडजेक्टिव लिखे हैं? दो। जो पहला एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव फ्रेज में है, और जो दूसरा एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि रिलेटिव क्लॉज में है। तो भाई पहले फ्रेज आ गई, बाद में क्लॉज आ गई, पहली बात। दूसरी बेटा ये एडजेक्टिव बाद में शिफ्ट नहीं हो सकता, वो सेंस बाद में भी दे रहा है कि सामने वाला, सुनने वाला अपने आप समझ जाएगा। आई हैव द बुक्स ऑफ हिस्ट्री विच माई फादर बॉट यस्टरडे, मेरे पास इतिहास की किताबें हैं जो मेरे पापा ने कल खरीदी थी। इसलिए ग्रामेरियन ने सोचा ये बेस्ट वे है, क्योंकि हम एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि प्रेपोजिशन वाली बात को पीछे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, नॉनसेंस बन जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने देना बिल्कुल सही होगा। इसलिए याद रखिएगा बेटा, जब कभी भी आपको पेपर में एंटीसीडेंट खिसका हुआ दिखे तो ध्यान रखना कहीं यही वाला एग्जाम्पल, कहीं यही वाला एग्जाम्पल तो एग्जामिनर चेंज नहीं कर रहा है वहां बेटा। इसलिए मैं इतना डीपली पढ़ाता हूं। इसको बच्चा एक रूल बना के रखता है, अगर एंटीसीडेंट में नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन आए तो पहले वाले नाउन के लिए आता है स्वाहा। उसको पता ही नहीं मेरे पुत्र क्या हो रहा है जिंदगी में। आपको ये ग्रामर का लॉजिक बेहद पसंद आया होगा, और मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त आपके दिमाग में ये पहली बार में ही घुस गया होगा। तो क्या समझे पुत्र? बच्चे ये भी एडजेक्टिव बुक्स का है, ये भी एडजेक्टिव बुक्स का है, बट पहले ये एडजेक्टिव आना जरूरी है, क्योंकि प्रेपोजिशन उसी को पकड़ लेगी जो पहले होगा। अगर मैं इसको बाद में फेंकूंगा तो नॉनसेंस क्रिएट हो जाती है। इसलिए पेपर में अगर दो एडजेक्टिव आपको नाउन के दिखते हैं तो उसमें से एक रिलेटिव क्लॉज हो और एक एडजेक्टिव फ्रेज हो, तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बाद में और फ्रेज जो छोटी है वो पहले ही आएगी प्रेपोजिशन के साथ। तो जब एग्जाम में ये पैटर्न दिखेगा तो वो एरर नहीं मेरे पुत्र, वो नो एरर होगा।
बहुत प्यारे बच्चे हैं, ये दिमाग अपने आप में बैठा लीजिएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात, एक बच्चा कहता है सर हिस्ट्रीज बुक्स ना लिख दे। मेरे बच्चे हिस्ट्री पर अपोस्ट्रोफे एस आता ही नहीं। अपोस्ट्रोफे एस इंसानों के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं आता। तो इसलिए हिस्ट्रीज बुक नहीं, आप हिस्ट्री बुक्स लिख सकते थे, वो भी सही होता, और द बुक्स ऑफ हिस्ट्री करके भी सही होता। कॉपी कीजिए छटको। तो बेटा ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा कि जब आप इस हाई लेवल से इंग्लिश को जानने और परखने लग जाएंगे मेरे पुत्र, तो आने वाला भविष्य आपको पुकार रहा है, आपकी आपकी नौकरी आपको पुकार रही है। फटाक से कॉपी करो बेटा। फिर अगला एक लास्ट कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, और फिर फाइनली हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, साथ साथ रिलेटिव कंजंक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो यहां से हमने रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन दोनों किए। फिर मेरे पुत्र इन फ्यूचर जब मैं आपको रिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमारा समय वहां बच जाएगा। समझ आया बेटा? चलो ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और दिखाऊं आपको। चलो बेटा, अब अगर मैं बोलूं दिस इज द गोल्ड ऑफ नेपाल, दिस इज द गोल्ड ऑफ नेपाल which was sold by करण। देखो बेटा, बताओ मेरे बच्चे, इसमें दिस इज द गोल्ड ऑफ नेपाल विच वॉज सोल्ड बाय करण, रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? रिलेटिव क्लॉज कौन सी है? तो आपने बोला सर ये है रिलेटिव क्लॉज। बताओ बेटा, ये रिलेटिव क्लॉज किसके लिए आई है? बच्चे गोल्ड बेचा गया था करण के द्वारा, नेपाल बेच दिया करण ने? बेटा करण ने क्या बेच दिया? नेपाल नहीं, गोल्ड। तो ये क्या गोल्ड के लिए आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बेटा ये भी अपने आप में गोल्ड है। बेटा कहां का है? नेपाल का गोल्ड है। तो ये भी इसके लिए क्या है बेटा? एडजेक्टिव। और ये भी इसके लिए क्या है बेटा? एडजेक्टिव। कितने एडजेक्टिव हैं? दो। और क्या सिखाया मेरे पुत्र मैंने? जब दो एडजेक्टिव होते हैं, जब दो एडजेक्टिव होते हैं पुत्र जी, तो ये चीज बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि यहां पर ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि यहां पर ये भी एडजेक्टिव ही। अब क्या बेटा एक बात बताओ, विच वॉज सोल्ड बाई करण ऑफ नेपाल, ऐसा तो लिखना बिल्कुल नॉनसेंस होगा। तो पेपर में एरर जब ये आएगा तो बेटा इसे एरर मत कर देना, नो एरर मार्क करना। ये समझिएगा। कई बार हम ऐसे लिख देते ना, नेपाल्स गोल्ड, ठीक है, आप उसको घुमा के भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहां पर एंटीसीडेंट गोल्ड ही है बेटा, बट है क्या? और इसका एक और एडजेक्टिव लिखना था, लिख दे, इसको पीछे खिसका दो। अगर पेपर में ये ना हो तो अब भी तो सेंटेंस सही है बेटा। दिस इज द गोल्ड विच वॉज सोल्ड बाय करण, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा है। बेटा पेपर में ये ना हो सेंटेंस तो अब भी सही है, इसको हटा दो। दिस इज द गोल्ड ऑफ नेपाल, ये नेपाल का गोल्ड है भाई, अब भी सही। तो वो एक्स्ट्रा बात है बेटा, ये पहले आ गई, वो बात में आ गई। आओ जी मेरे पुत्र,
आपको एक खतरनाक चीज बताता हूं लास्ट कॉन्सेप्ट में, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपको मैंने एक बात बता रखी है कि जब आपको एंटीसीडेंट दिखे, आपने बोला जी सर, और उस एंटीसीडेंट में मेरे पुत्र आपको नाउन दिखे, आपने बोला जी सर। बेटा जी आपको प्रेपोजिशन दिखे, आपने बोला बिल्कुल सर। और पुत्र जी फिर आपको नाउन दिखे, आपने बोला सर अभी अभी तो कराया आपने ये, मैंने बोला बिल्कुल देखना। और बेटा ये मिल जाए, आपने बोला बिल्कुल अभी अभी कराया सर आपने। आगे देखिए, फिर आपको बेटा रिलेटिव प्रोनाउन दिखे, आपने बोला सर आप तो दोबारा लिखना है बेटा, ये दोबारा लिखना है। हाँ तो बेटा आपको आगे दिखेगा, हाँ तो ये भी मिक्स हो जाएगी। जी अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्या बनाएगा, रिलेटिव क्लॉज। आपने बोला सर अभी कराया, वेरी गुड बेटा। ये रिलेटिव क्लॉज क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज। सर अभी कराया, बिल्कुल बेटा। लेकिन एक प्यारी सी बात देखना, बम फूटेगा। बम क्या फूटेगा मेरे बच्चे, जो बच्चा तोते की तरह रट के जाएगा वो यहां फंस जाएगा। ये थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। जो तोते की तरह रट के जाएगा वो फंसेगा। देखो बेटा यहां पर क्या आया, प्रेपोजिशन, ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, नाउन। देखो पुत्र, मैंने बोला था ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी, हाँ तो यहां पता है क्या होने लग रहा था, ये भी एडजेक्टिव था, ये भी एडजेक्टिव था। पहले छोटू एडजेक्टिव आ गया, फिर बड़ा एडजेक्टिव आ गया, यानी पहले फ्रेज आ गई फिर क्लोज आ गई, क्योंकि इसको तो पीछे नहीं फेंक सकते थे, ठीक है, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों का मालिक ये है, पप्पा तो ये है इनके, तो ये छोटू बेटा ये बड़ा बेटा, ठीक है। बट बेटा यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा पुत्र, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ट्विस्ट है बेटा, अब ये कुछ काम करेगी क्या, एक लाइन का गैप छोड़िएगा और यहां पर एक एग्जाम्पल लिखिएगा। देखो बेटा, he has sent the furniture, he has sent the furniture to Mumbai, he has sent the furniture to Mumbai, which he bought, ठीक है, विच ही बॉट इन दिल्ली, जो उसने दिल्ली में खरीदा था। बेटा जी अब तुम फंस गए, तुमने पेपर में एक बात नोट की, अब जो रट्टू तोता बच्चा है वो क्या देखेगा, प्रेपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, सही हो गया, वो तो रट के गया है, तुम पढ़ के गए हो। बेटा इसमें ये रिलेटिव क्लॉज है ना पुत्र, ये रिलेटिव क्लॉज है इसमें, विच ही बॉट इन दिल्ली। बेटा जो उसने दिल्ली में खरीदा था, बेटा उसने दिल्ली में क्या खरीदा था, फर्नीचर, उसने दिल्ली में क्या खरीदा था, फर्नीचर। अब एक समस्या ये हो गई बेटा, टू तो प्रेपोजिशन है, हाँ, और इस प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, हाँ। बेटा अब एक बात को समझो, जुड़ गई, हाँ, ये नाउन है, हाँ, तो बेटा यहां पता है क्या था, यहां पर बेटा दोनों एडजेक्टिव थे, बुक्स है हिस्ट्री की है, क्या किया, कल खरीदी थी, दोनों एडजेक्टिव थे। बेटा यहां कहानी में ट्विस्ट आ गया, मैंने ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया कि बेटा सोच के देखो, क्या फर्नीचर मुंबई का है, ऑफ मुंबई नहीं लिखा बेटा, मुंबई का फर्नीचर नहीं है बेटा, मुंबई फर्नीचर भेज दिया गया। बताओ मेरे बच्चे, फर्नीचर मुंबई का है या फर्नीचर को मुंबई भेज दिया गया, फर्नीचर को मुंबई भेज दिया गया। तो ये फर्नीचर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो वर्ब की एक्सप्लेनेशन है बेटा। फर्नीचर को कहां भेज दिया, कहां भेज दिया, मुंबई। और बेटा कहां, क्यों, कब, कैसे, ठीक है, ये सारे के सारे एडवर्ब होते हैं मेरे बच्चे। अब ये एडवर्ब फ्रेज है, अब ये कौन सी फ्रेज है पुत्र, एडवर्ब फ्रेज है। ओ माय गॉड बेटा, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है जिसकी हद नहीं, क्योंकि वो तोतों को पकड़ना चाहता है, एग्जामिनर चाहता है जो बच्चा रट के आता है वो फेल हो जाए, रट्टू तोते को वो नहीं चाहता नौकरी पे जाए, वरना आगे बर्बाद करेगा चीजों को। तो बेटा अब गड़बड़ हो गई, और मेरे बच्चे ये रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या बनेगी, एडजेक्टिव क्लॉज। मेरे बच्चे फर्नीचर कहां भेजा, भाड़ में गया, बाद में बताओ, पहले फर्नीचर के एडजेक्टिव तो लिखो। अब तक क्या हो रहा था बेटा, देखो किताबें हैं हिस्ट्री की, तो ये तो एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, हाँ, तो पहले ये आ गया फिर वो आ गया। बट बेटा अब तो ये एडवर्ब है, फर्नीचर थोड़ा मुंबई का है, टू मुंबई लिखा है, मुंबई भेजा है, ये तो एडवर्ब है बेटा।
अब समस्या पैदा। इसका मतलब क्या ये आगे आ सकता है? आगे आ सकता है, तो ये आगे क्यों नहीं था? अब सवाल ये पैदा होता है, पेपर में गलती कहां निकालूं? बेटा पेपर में यहां गलती मानी जाएगी, पेपर में यहां गलती मानी जाएगी पुत्र, तुम्हें इसको आगे लिखना होगा। तो अब ये सही सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? पेपर में यहां गलती मानी जाएगी। अब सही सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज सेंट द फर्नीचर, he has sent the furniture to मुंबई। ठीक है, हाँ, तो ये यहां मत लिखो, अब टू मुंबई यहां मत लिखो, लिखो विच ही बॉट इन दिल्ली, विच ही बॉट इन दिल्ली टू मुंबई। क्या बना बेटा? ही हैज सेंट द फर्नीचर विच ही बॉट इन दिल्ली टू मुंबई। अब देखो बेटा, जो एडजेक्टिव था, जो एडजेक्टिव था, तुमने उसको पास ही लिख दिया, और बेटा जो एडवर्ब थी वो बाद में फेंक दी। कहता चल तू बाद में आ, क्योंकि एडवर्ब का कहां जो होता है स्थान वो बाद में आता है, पहले चीजें तो लिख दो। ठीक है, समझ आया बेटा? आया मजा? ये दिमाग खोपड़ी दौड़ानी पड़ेगी। तो पेपर में तुम्हें ये भी खोपड़ी दौड़ानी पड़ेगी, अगर वो एडवर्ब हुई, अगर ये एडवर्ब फ्रेज बन गई, तो बेटा एक बात बताओ मेरे पुत्र, ये जो मेन नाउन यहां है, हाँ बेटा, नाउन के बाद पहले एडवर्ब लिखूं कि पहले एडजेक्टिव लिखूं? पहले एडजेक्टिव आएगा पुत्र। तो पेपर में यहां एरर होगा, काट दो इसको, इसको पहले लिखोगे, और इस पे एरे से एरो लगाना, इसको बाद में लिखोगे, और पेपर में एरर कहां आएगी? यहां आएगी। तो खोपड़ी तो चलानी पड़ेगी, सरकारी नौकरी है, हलवा नहीं है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा जाके अपना नौकरी ले ले, मेहनत लगेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा। तो बेटा एक चीज बात को समझ लेना। क्या समझे बेटा? अगर ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है तो बेटा सही है, बट मेरे पुत्र अगर ये एडवर्ब है तो पीछे जाएगी, पहले एडजेक्टिव आएगा बेटा उस नाउन का, एडवर्ब बाद में जाएगी। थोड़ा दिमाग पैटर्न पक्का? बताओ मेरे बच्चे, समझ आया? तो ये तो पहचानना पड़ेगा। और बेटा नॉर्मल बच्चा क्या रटेगा? अगर नाउन प्लस प्रेपोजिशन नाउन लिखा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन सही होगा, उसकी तो स्वाहा होने वाली है पेपर। ठीक है, कॉपी करो बेटा। बेटा एक बच्चा कह रहा है सर यहां ऑफ मुंबई कर दे, अब माइक में आवाज आ रही होगी। एक बच्चा कह रहा है ऑफ मुंबई कर दे, मेरे बच्चे फर्नीचर मुंबई भेजा है, तो मीनिंग ये बदल दो, मुंबई का फर्नीचर बना दो। फर्नीचर मुंबई का नहीं है पगले, मुंबई फर्नीचर भेजा है।
तो बेटा मुबारका। इस चीज की मुबारका मेरे पुत्र, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन खत्म हुआ। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मिठाइयां बांट दो। बहुत मेहनत लगी है छोटे। हाँ जी पुत्र, तबीयत अब ठीक है। देख नहीं रहे हो, तभी तो मैं मजाक मस्ती भी कर ले रहा हूं अभी। ठीक है पुत्र, चलो। अब रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा कौन सा प्रोनाउन बच गया बेटा? अब हम करेंगे मेरे बच्चे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम समझेंगे, बहुत छोटा सा है ये तो। रिलेटिव प्रोनाउन और साथ साथ हमने क्या खत्म किया बेटा? रिलेटिव कंजंक्शन भी खत्म किया। ठीक है, देखो अब एक हमारे पास प्रोनाउन आता है बेटा जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओहो, ये बहुत आसान होता है बेटा। ये सिर्फ दो होते हैं, ईच अदर और एक होता है बेटा वन अनदर। तो ये कितने होते हैं? सिर्फ दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। बहुत आसान, अभी 5 मिनट नहीं लगनी, ये खत्म हो जाए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या चीजें होती हैं, अब इन चीजों को एक बार समझेंगे। ठीक है बेटा, अब इन चीजों को एक बार समझेंगे। देखो बेटा, जिस बच्चे ने प्रोनाउन पहली क्लास से समझा है उसी बच्चे को समझ आएगा। ठीक है, कई बार बच्चा बीच में एडमिशन जैसे हुआ उसी दिन से क्लास देखता है। क्या है घोचू, टॉपिक को स्टार्टिंग से तो देखेगा बेटा, इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए। तो आप अपने ही हाथों से अपने भविष्य को मत आग लगाओ बेटा, क्लास को स्टार्टिंग से देखो। जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है वहीं से आप क्लास देखोगे, तब टॉपिक समझ आएगा, बीच से कभी नहीं आएगा। और याद रखो, आप मेरे पास पढ़ने आए हो तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, इसलिए टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखो। चलिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। अब ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है, जैसे सपोज करो ये कोई ए इंसान है, ये सपोज करो एक बी इंसान है, ये कोई पर्सन है, थिंग है या ग्रुप है। ठीक है, डन। सपोज करो ये कोई एक पर्सन है, ये कोई एक थिंग है, कोई एक चीज है, या कोई एक ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक पर्सन है, हाँ, ये भी कोई थिंग है सपोज, या ये भी कोई क्या है बेटा? ग्रुप है। अब सपोज करना बेटा, इसने इसकी मदद की। ठीक है, ऐसा ले लो, इसने इसकी मदद की, इसने इसकी मदद की, तो दोनों ने एक दूसरे की मदद की। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ठीक है, इसने इसकी मदद की, इसने इसकी मदद की, दोनों ने एक दूसरे की मदद की। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब बेटा यही होता है। ठीक है, यही होता है। अब जब अगर दो ग्रुप हो, दो चीजें हो, दो इंसान हो, तो दो के बीच में जब आप टू एट अ टाइम, क्या देखा बेटा आपने? क्या देखा? टू एट अ टाइम। तो बेटा जब एक बार में सिर्फ दो की बात होती है तो आप क्या लगाते हो पुत्र? ईच अदर। वहां पर वन अनादर मत लगाइएगा, तो आप लगाते हैं ईच अदर जब टू एट अ टाइम हो, दो की बात एक बार में हो। ठीक है, ज्यादा के नहीं। वेरी गुड। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें बेटा, टू और मोर एट अ टाइम, बेटा एक बार में आप बात कर रहे हो दो या ज्यादा की पुत्र, उसमें जब आपको एक दूसरा शब्द बोलना हो तो आप वन अनादर लगाएंगे। ठीक है, बस ये मीनिंग होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दुलारा, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, समझते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला, रमन एंड शिल्पा
help one another in their homework। बेटा अपने होमवर्क में वो एक दूसरे की मदद करते हैं। पेपर में ऐसे एरर आएगा बेटा, बिल्कुल सिंपल सीधा सटीक एरर। भाई एक बात हो रही है रमन और एक हो रही है बेटा शिल्पा, तो ये भी हुआ सिंगुलर, शिल्पा भी हुई सिंगुलर, तो बेटा कितने इंसान हुए? दो। दो के लिए क्या आएगा? वन अनदर। बताओ क्या दो के लिए वन अनदर आएगा? मजा नहीं आया। तो पेपर में यहां एरर आ जाएगा बेटा, और आप यहां पर ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और आप वहां पर ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर वन अनदर हो ही नहीं सकता। आसान। आगे सुनिएगा। डन है। कई बार ऐसे आ जाए अगर पेपर में, पीपल शुड हेल्प, पीपल शुड हेल्प ईच अदर, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा इस सेंटेंस की सेंस क्या निकल रही है? क्या ये खाली दो लोगों की बात हो रही है, या बेटा इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब पर लागू होने वाली बात हो रही है? बताओ क्या किन्हीं दो लोगों की बात है? नहीं। तो किसकी बात है बेटा? ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो इंसान है सब पर लागू होने वाली बात है। तो यहां पर पेपर में ये गलत होगा, आपको यहां पर वन अनादर लगाना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक दूसरे बोलने के लिए वन अनादर ईच अदर आता है, बट आपको ध्यान रखना है बेटा किस तरीके से वो चीजें चलने वाली है। डन। आगे देखिएगा। डन है ना? करो करो। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो बेहद ही ज्यादा आसान है। क्लास आपकी लाइव है बेटा, लाइट सिर्फ गई है तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, कितनी कनेक्शन के कितने टाइम बाद देंगे? अच्छा, अभी कनेक्शन 2-4 मिनट बाद ही दें क्या? कितना टाइम कह रहे हैं लगेगा? देखो बेटा, नीचे वायरिंग वगैरह कुछ चेंज हो रही है तो इट विल टेक टाइम। कोई बात नहीं, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ तो बहुत ही, अभी नहीं रोकना बेटा, अभी नहीं रोकनी है क्लास जब ठीक है। तो आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे, क्लास नहीं देख पा रहे होंगे। तो पुत्र रेसिप्रोकल प्रोनाउन कॉपी कर लेना, जिसका कॉपी नहीं हुआ। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रोनाउन हम कल की क्लास में ही करेंगे, अभी वायरिंग वगैरह कुछ वो चेंज कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, तब तक तो आपका छुट्टी का ही टाइम हो जाएगा। तो अभी मुलाकात आपसे फिर डायरेक्ट कल होगी, आप कॉपी कर लीजिएगा। कल अगले प्रोनाउन के टाइप पर बढ़ेंगे बेटा। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में और कुछ भी नहीं है पढ़ने का, आ गई ना? बस तो चलने दो चलने दो चलने दो, बन गई है बात। कमेंट करो, दोबारा तो नहीं चेंज होगा? हाँ भाई, अब तो चल जाएगा चल जाएगा चल। चलो बेटा, बन गई है बात, रुक जाओ। स्टॉप नहीं कर रहे क्लास।
चलो ऑन हो जाए स्क्रीन, फिर बात करते हैं। जिनका कॉपी करना रह गया था तो बेटा बाद में आराम से कॉपी कीजिएगा, आपके पास सेव है क्लास। ठीक है, देखो बेटा, ऑन हो जाए फिर करते। बेटा वोकैब की पीडीएफ आपकी ऑलरेडी डल चुकी होगी। ठीक है, वोकैब के लिए आपको पता ही है क्लासेस आपको कैसे अटेंड करनी है, कौन सी बुक बाय करनी है, वो सारी चीजें आपके पास है। ठीक है, देखो बेटा, तो ये मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा था। डन है? तो ये चीजें हमारे पास थी बेटा, ईच अदर भी पढ़ लिया, वन अनदर भी पढ़ लिया, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन में एक कहानी है, एक खासियत है, उस खासियत उस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, अब अगर मैं बोलूं तो किसी भी टाइप का पर्टिकुलर कोई प्रोनाउन हमारा नहीं रहता है, सारा प्रोनाउन हमने कवर किया। एक बार हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चे, प्रोनाउन। दोबारा से एक पेज पे ना एक चार्ट बनाइएगा। हमारा टॉपिक क्या था बेटा? प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन कौन से टॉपिक पढ़े और कौन कौन से टाइप के प्रोनाउन बाकी हैं, एक बार उनको जान लेते हैं। बेटा सबसे पहला हमारा टॉपिक था बेसिक पार्ट। प्रोनाउन का क्या जानना? बेसिक पार्ट जानना कि भाई प्रोनाउन को पढ़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए। दूसरा हमने क्या जाना मेरे बच्चे? प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन क्या है। प्रोनाउन आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक ये टॉपिक हुआ। लिस्ट बनाओ बेटा, फटाफट मेरे साथ कॉपी करेंगे, जहां तक कॉपी हो उससे अगले पेज पे। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा ध्यान रखिएगा बेटा, हमने किया प्रोनाउन के टाइप्स, और जिसमें हमने प्रोनाउन के टाइप्स, जिसमें हमने सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ा। फोर्थ, पर्सनल प्रोनाउन के बाद बेटा मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया। फिर हमने पॉजेसिव प्रोनाउन को समझा। बेटा पांचवें एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कौन सा कराया था बेटा? मैंने आपको शायद मैंने आपको रिफ्लेक्सिव कराया था या एम्फेसाइजिंग कराया था। चलो एम्फेसाइजिंग कराया होगा, आगे पीछे भले ही लिख दूं मैं, कोई बात नहीं बेटा। एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम बोल देते हैं। बेटा छठा मैंने आपको कराया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आगे पीछे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवेंथ मैंने आपको कराया रिफ्लेक्सिव के बाद कौन सा? शायद रिलेटिव प्रोनाउन ही कराया था बेटा। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एट्थ जो टाइप है, मतलब एक आठवां जो टॉपिक हमारा हुआ, वो हुआ बेटा आज रेसिप्रोकल। नाइन देखिएगा बेटा, इंटेरोगेटिव। तो प्रोनाउन ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक मान के चलो, बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा, क्योंकि इतने सारे टाइप है प्रोनाउन के और वो सारे पेपर में आते हैं, पढ़ने तो सारे पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हेडिंग क्या डलेगी बेटा? अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये टाइप के हमारे पास चीजें चलती हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर 10वां क्या होगा? बाद की बात है बेटा, आगे पढ़ेंगे। तो पहले अब हम खत्म कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन,
लिख लिए टाइप। चल, अगर मैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करता हूं बच्चे, तो एक बात अपने दिमाग में बैठाइएगा, इंटेरोगेट करने का मतलब है क्वेश्चन पूछना। इंटेरोगेट करने का मतलब है बेटा क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो बेटा। जब कभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आएंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में, क्योंकि आप तो पूछ रहे हो, आप तो पूछ रहे हो, तो वो तो क्वेश्चन मार्क ही आना चाहिए। वेरी गुड, तो बेटा यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले होते हैं हु और हुम। बेटा अगर हु की बात करें तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, और होम की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। आपने बोला सर ये तो हमने पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है बेटा, ठीक है। आगे सुनेगा, तो हु और हुम, अगर आपके पास ये देखूं तो अब आपके दिमाग में एक बार आया सर एक क्वेश्चन है। मैंने कहा क्या है बेटा? सर हु तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। बताओ मेरे बच्चे, हु तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, तो बेटा क्या हु खाली रिलेटिव प्रोनाउन होता है? नहीं, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। सो हु क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, या दोनों? दोनों। अब अगर पेपर में ये बोल दो बेटा हु केम यस्टरडे, सपोज करो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं श्याम केम यस्टरडे, तो बेटा यहां तो फुल स्टॉप लगाओगे, क्योंकि पूछ थोड़ी ना रहे हो, बता रहे हो, फुल स्टॉप। तो ये श्याम क्या है बेटा? इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब सपोज करो मैं ये बोलूं हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल? हु केम यस्टरडे, कौन आया था कल? तो बेटा यहां तो अब आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब एक बात बताओ, ये हु दो दो काम कर रहा है बेटा, ये वर्ब है, हाँ, एक तो इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है और साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो बच्चे अगर ये नाउन की जगह आया तो ये प्रोनाउन भी है, और क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो देखो बेटा कहां आया, डायरेक्ट लिख दिया आपने हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, है ना मजा? हु केम यस्टरडे, वेरी गुड। मैंने बोला भाई साहब, मैंने बोला ठीक है, तो हु केम यस्टरडे, तो यहां से हु का पत्ता तो आपको क्लियर हो। बेटा समझने वाली बात यह है मेरे पुत्र कि हु जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? बेटा मैंने पहले ही कहा था अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बच्चे हु जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसका एक ही कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हु जिस वर्ब के लिए आ रहा है सेंटेंस में उस पर डिपेंड करता है, और किस नाउन को दिखाने की कोशिश कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे देखो बेटा, मैंने बोला साहिल अपना काम कर रहा है, ठीक है, साहिल खेल रहा है। आपने बोला हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है? तो बेटा अगर पेपर में ये आएगा हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, ठीक है। हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है, हु इज स्लीपिंग, कौन सो रहा है? तो बेटा एक जन की बात हो रही है। अगर पेपर में आ जाए बेटा हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, कौन कौन खेल रहे हैं, कौन कौन खेल रहे हैं, बेटा कौन सा सही है? अरे मेरे बच्चे दोनों सही है। रियल लाइफ में अगर आपके सामने कोई बोल रहा है बेटा हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है, इसका मतलब वो एक बात की बात कर रहा है, एक इंसान की बात कर रहा है। अगर वो बोले हु आर प्लेइंग तो वो ज्यादा इंसानों की बात कर रहा है। तो बेटा एक इंसान के लिए भी हु, ज्यादा के लिए भी हु, इसका मतलब हु यहां पर क्या है बेटा? प्लूरल, और हु यहां पर क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। तो बुद्धि का इस्तेमाल अपने आप से आपको आ जाएगा करना। मेहनत करो, मीनिंग निकाले बगैर कभी भी आगे मत बढ़ो। तो ये चीज आपने यहां पर समझनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा हु नो मी, कौन जानता है मुझे, नहीं, कौन कौन जानते हैं मुझे, प्लूरल वर्ब है बेटा। अगर मैं बोलूं हु नोज मी, कौन कौन, यहां पे नहीं होगा, एक ही इंसान है, कौन जानता है मुझे, कौन कौन जानते हैं मुझे, ये आ जाता है बेटा, ठीक है। तो हु सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। हु डिड कम, बेटा हु डिड कम क्यों लिखोगे आप? हु सब्जेक्ट है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आती है। तो हु नो मी, कौन कौन जानते मुझे, हु नोज मी, कौन कौन नहीं जानता मुझे, हु डज नॉट नो मी, कौन कौन नहीं जानते, हु डू नॉट नो मी। सिंपल है बेटा। तो ये भी सही है पुत्र और ये भी सही है। अगर मैं बोलूं हु डज नॉट नो मी,
कौन नहीं जानता मुझे, तो ये भी सही है। कौन कौन नहीं जानते मुझे, तो डू नॉट भी सही है। बेटा यही तो कलाकारी है पेपर में, सब नो एरर है, तो मेहनत करो। तो हु क्या है बेटा, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। देखो सब में सब्जेक्ट है। तो कई बार बच्चा पूछता है सर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आती, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ जाती है। अरे बेटा डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म इसलिए आ जाती है क्योंकि ये सब्जेक्ट भी तो अगले, ये खाली जो है देखो शाम सब्जेक्ट है, हाँ, तो सेकंड फॉर्म की जगह डायरेक्ट हु आ गया, क्योंकि हु भी तो सब्जेक्ट है, शाम की जगह हु आ गया। तो हु सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है, और साथ साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। समझ रहे हो। ये चीज है बेटा। तो दिमाग दौड़ाओगे तो बात बनेगी। तो यहां तक आपने देखा बेटा, हु सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन पूछता है। नोज प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर होती है, अभी भी समझाया था बेटा। आगे सुनो बेटा, तो हु सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करेगा। अब सोच विचार करने वाली बात है बेटा, हुम कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट की तरह। तो इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एरर आ जाता है, पता है कैसे, देखो बेटा, हु, ठीक है, हु डिड दे मीट। बेटा अब बताओ क्या यहां हु सही है या हु माना था, बताना बेटा। हु डिड दे मीट। अब देखो मीट क्या है बेटा, वर्ब। अच्छा मिले कौन, दे मिले। क्या हु मिला या दे मिले, दे मिले। तो दे मीट मतलब वे मिले थे। अच्छा वे मिले थे, किससे मिले थे वे, बेटा जिससे भी मिले हो वो इस वर्ब का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट होगा तो यहां हु नहीं, क्या आएगा, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, हुम आएगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन यूज हु एंड हुम। क्या हो गया, क्लियर है चीजें। तो हुम ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा और हु सब्जेक्ट की तरह यूज होगा। किसके लिए, स्कूलिंग के लिए कर रहे हो। होल्ड कीजिए बेटा, आप कॉपी कीजिए। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा चीज है, जो सिंपल सी चीजें हैं आपके दिमाग में वो बैठ रही होंगी। तो अगर सब्जेक्ट की जरूरत है तो बेटा क्या आएगा, वो आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है बेटा मिले तो दे। अब मैं पूछ रहा हूं वे किससे मिले थे, तो बेटा वे मिले थे ना, जिससे भी मिले थे, तो वो तो बेटा फिर वहां पर क्या चीज में आ गया, वो तो फिर ऑब्जेक्ट हो गया। चलो ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होना चाहिए। बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चन है बेटा जी आपका, ऑब्जेक्ट तो लास्ट में होना चाहिए सर, ऑब्जेक्ट पहले क्यों आ रहा है सर। बेटा ये तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आया था। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आया था बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन में पुत्र, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें तो ऑब्जेक्ट बाद में आता है, उसमें पहले कैसे आ गया। इसका मतलब कुटाई तो मांग रहा है, तो इसका मतलब बेटा कुटाई की तो जरूरत है तेरे को। गधेड़ू अगर मैं कह रहा था दिस इज द बॉय हुम आई मेट, तो मेट का ऑब्जेक्ट क्या है, हुम, वो आगे क्यों है, पीछे क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है तो वो कहां आएगा, आगे ही तो आएगा। अगर कंजंक्शन बनाना है तो आगे ही तो आएगा। तो बुद्धू इतना दिमाग नहीं है तेरे में, क्वेश्चन बनेगा तो वो आगे नहीं आएगा। कितनी बार समझाया ये बेटा। ऑनलाइन का बस एक ही नुकसान है, ऑनलाइन में कुटाई नहीं होती, ना गंदे तरीके से डाटा जा सकता है। समझ आया, तो वो दिमाग से आप खो जाते हो। तो ऑब्जेक्ट आगे क्यों आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना है बेटा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है
तो क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत होती है, इसलिए वो स्टार्टिंग में आता है, पीछे थोड़ा ना आएगा। क्या ये लिखना चाह रहा है तू, डिड दे मीट हुम? है सत्यानाश, ये लिख दे डिड दे मीट हुम है? अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, ऐसे लिख दूं मैं क्वेश्चन, डिड दे मीट हुम है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहां पर नहीं आएगा। इतना मन होता है कि मुर्गा बना के पिछवाड़ा लाल कर दिया जाए तुम्हारे बंदर के जैसा, तो तुम आराम से शांति से पढ़ो। आजकल बेटा टीचर्स ने मारना छोड़ दिया है, कूटना छोड़ दिया है, बच्चा बर्बाद हो रहा है। पहले के टीचर होते थे, कुटाई करते थे, पढ़ाते थे तो बच्चे पढ़ लेते थे। ये अपने आप में सम्मत है बेटा। डर खत्म, पढ़ाई खत्म। माँ बाप का डर है। भारतवर्ष, भारत देश क्यों कहलाता है, एक बात बताओ, क्योंकि भारत में कुटाई, बाकी देशों में कहां कुटाई, नालायक हो रहे हैं। यहां कुटाई बंद हो रखी है भाई, क्या करें। बात सही है बेटा, समझ आए, समझोगे बेटा, बाद में समझोगे। बंद हो रखे। ऑफलाइन में कोई बच्चा पूछ के दिखाए, सटीक सीधे होके बैठते हैं, क्योंकि उन्हें इतने गंदे से डांटता हूं मैं, और उनकी आंखों में इतनी शर्म होती है कि काम करते, समझते हैं चीजों को, रिवाइज करते हैं। बेटा रिवाइज क्या करो, रिवीजन के बगैर तो सब बर्बाद है, रिवीजन के बगैर तो सब बर्बाद। डन है पुत्र? अब समझ आया हूं आगे क्यों है, और जबकि उस टाइम पे बताया था डेरिवेशन, तो ये चीजें आ जाती। देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल और, मैंने बेटा ये लिखा, whom do you think will win the election? बताओ बेटा। अरे फिर रुका ना, इसी ऐसा ही फिर रुक गया ना, निकलता हुआ देख, लाइट गई थी ना फिर से ना, खाने पीने का सब ओके। बेटा whom do you think will win the election? देखो मेरे बच्चे, इसमें दो बातें हैं बेटा। एक तो do you think, आपको क्या लगता है, क्या मीनिंग है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन, यही तो बात है बेटा, आपको क्या लगता है। तो बेटा आप ध्यान से देखो, इसको हटा के देखो, बात तो यही है, who will या whom will win the election, who will win the election। तो बेटा आप यहां पर देखो, एक तो ये क्लॉज है, तो बेटा मैं क्या पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इलेक्शन। तो यहां तो सब्जेक्ट है, जो इलेक्शन जीतेगा वो तो सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, हु। तो बेटा दो क्लॉज में यहां पर हुम नहीं हुआ है। अब बनी बात, ये है मेरे भाई, ये बात है। हमारा बेटा, हमारी पिटाई होती थी मुर्गा बना के, या तो पापा बैट मारते थे या डंडा मारते थे, उसी का नतीजा है। हम बिगड़े नहीं, पढ़ लिए बेटा। अब आजकल के माँ बाप बेचारे मेहनत करने में इतने बिजी होते हैं तुम लोगों के लिए, पैसे कमाने में, वो बेचारे मारे भी कैसे। चलो पुत्र, तो रेस्पेक्ट करो अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप के पैसे की, और खूब ढेर सारी मेहनत करो यार, ऐसे टाइम पास मत करो। रिवाइज करना पुत्र, जो जो नहीं कर रहा हो सुधर जाओ, जल्दी से सुधरो। अब कल पता है क्या करेंगे बेटा, यूज ऑफ विच। अब आप बोलोगे सर विच तो हो रखा है, बेटा विच हो रखा है रिलेटिव प्रोनाउन, कल मैं विच कराऊंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो कल हमारा प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, तो मुलाकात कल करेंगे बेटा, और यूज ऑफ विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे।